इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं एफआर। तो मूल अधिकार हम दो भागों में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल मूल अधिकारों का सैद्धांतिक पक्ष पढ़ेंगे, यानी कि मूल अधिकारों का क्या अर्थ होता है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या महत्व हैं और इनकी क्या समस्याएं हैं। इसके बाद में जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इस वीडियो में केवल हम मूल अधिकारों का सैद्धांतिक पक्ष पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकारों का क्या अर्थ होता है। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं, जिनका संविधान में उल्लेख किया जाता है, जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी जाती है और जिनका उल्लंघन होने पर न्यायालय उपचार प्रदान करता है। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और मूल अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है और संविधान जिनकी गारंटी देता है, तथा यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा उपचार प्रदान कराया जाता है। संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ये हो गया मूल अधिकारों की परिभाषा या अर्थ। अब देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। पहली विशेषता है, मूल अधिकार असीमित नहीं है बल्कि उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यानी कि जो मूल अधिकार हैं वे असीमित नहीं हैं, उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरी विशेषता है, मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। जैसे अनुच्छेद 25 सकारात्मक है जबकि अनुच्छेद 15 एवं 16 है नकारात्मक है। तो यहाँ पर सकारात्मक का मतलब है कुछ कार्य करना और नकारात्मक का मतलब है कुछ कार्य नहीं करना। जैसे अनुच्छेद 25 सकारात्मक, इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ये हो गया सकारात्मक। और नकारात्मक मतलब नहीं करना, यानी कि अनुच्छेद 15 और 16 क्या है, नकारात्मक है, यानी इसमें भेदभाव करने की मनाही की गई है, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। तो मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, यानी कि मूल अधिकार यह बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी विशेषता है, कुछ मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं, तो कुछ मूल अधिकार व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 16 है राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 17 है राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। तो अनुच्छेद 16 क्या है कि राज्य नियुक्तियों में, यानी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। तो ये किसके विरुद्ध प्राप्त है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 17 राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। तो छुआछूत राज्य भी नहीं करेगा और कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 17 क्या है, राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार कुछ मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, तो कुछ मूल अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। अब देखते हैं चौथी विशेषता। चौथी है, मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन इस प्रकार करेगी कि ताकि संविधान का मूल ढांचा नष्ट ना हो। और मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में दिया था। पांचवी विशेषता है मूल अधिकार व्यक्ति एवं नागरिकों दोनों को प्रदान किए गए हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 और 29 केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो एक होता है व्यक्ति और एक होता है नागरिक। तो व्यक्ति कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य मनुष्य होता है। यदि मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आ गया तो वह व्यक्ति कहलाएगा, लेकिन अगर कोई यहाँ का जन्मजात व्यक्ति है तो यहाँ का क्या कहलाएगा? नागरिक कहलाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को यदि राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, राजनीतिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त हो जाती है, तो वह व्यक्ति नागरिक बन जाता है। छठी विशेषता है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, जबकि जो प्रस्तावना है और राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। सातवीं विशेषता है मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को सौंपा गया है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है और उच्च न्यायालय में भी जा सकता है और न्यायालय उस व्यक्ति को उपचार प्रदान कराता है। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत करता है, जबकि जो उच्च न्यायालय है वह मूल अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 226 के तहत करता है। सातवीं विशेषता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तब भी अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका निलंबन नहीं हो सकता है। इनके अलावा किसी भी मूल अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 तो है कि कोई किसी अपराध में गिरफ्तार व्यक्ति है उसको कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है, और अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार। यानी कि जो ये दो अधिकार हैं अनुच्छेद 20 और 21 के तहत, इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं मूल अधिकारों का महत्व। तो पहला महत्व है मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं, जिनका लाभ उठाकर व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। दूसरा महत्व है मूल अधिकार विविधतावादी यानी कि बहुआयामी संस्कृति को संरक्षित रखने के साधन हैं। ये अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करते हैं ताकि सभी लोग समाज व राज्य की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तीसरा महत्व है मूल अधिकार पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करते हैं, क्योंकि मूल अधिकारों में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करने की बात की गई है, यानी कि धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चौथा महत्व है मूल अधिकारों में वर्णित स्वतंत्रता तथा समानता जैसे मूल्य लोकतंत्र के आधार को मजबूत करते हैं तथा सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण लगाते हैं, जिससे सरकार या सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अब देखते हैं मूल अधिकारों की समस्याएं या इसकी आलोचना। तो पहली समस्या है मूल अधिकारों में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, क्योंकि इन पर प्रतिबंधों की व्यवस्था की गई है। यानी कि सैद्धांतिक रूप में तो सभी को मूल अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो
इन मूल अधिकारों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो मूल अधिकारों में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर आ जाता है। दूसरी समस्या है, मूल अधिकारों में आर्थिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है, जबकि वर्तमान परिस्थितियों में मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु आर्थिक अधिकार आवश्यक हैं। तीसरी समस्या है, मूल अधिकारों की भाषा जटिल है, इस कारण न्यायिक विवादों को बढ़ावा मिलता है तथा सरकार के अंगों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। चौथा है, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालय है तथा भारत में न्यायिक प्रक्रिया जटिल तथा महंगी है, इस कारण आम जनता के मूल अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो ये हो गए हमारे मूल अधिकारों का पहला पार्ट, जो कि सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें हमने मूल अधिकारों का अर्थ देखा है, विशेषताएं देखी हैं और महत्व और समस्याएं देखी हैं। इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद।